भाई लोग वेलकम टू डे 47 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को ना केवल हम उन्हें एनालाइज करते हैं, उनके आंसर्स को देखते हैं, बल्कि दिस इज आर सीरीज जिसमें हम रिवीजन, रिसर्च एंड रीजन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस रीजनिंग के ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आंसर के बहुत क्लोज कैसे पहुंचा जाए। साथ ही हम कंपेयर करते हैं उन सारे क्वेश्चन के साथ कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कैसे यूपीएससी ने बहुत बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक क्वेश्चन है 2020 के प्रीलिम्स का जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। और यहाँ से हम एक अमेजिंग रिसर्च करने वाले हैं। मैंने पिछले पिछले जो लेक्चर है उसमें भी ये कवर किया हुआ था, ये वाली स्लाइड, लेकिन आप स्किप मत करना क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट रिसर्च हमारी रह गई थी, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ से सीखेंगे। कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम रिवाइज यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये बात तो सही है। यहाँ 2020 में क्वेश्चन पूछा, ये 2017 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के बारे में पूछ लिया कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। ये 2017 का ही प्री है, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड एनिमल्स के बारे में पूछ लिया। और यहाँ पे फिर से 2016 का इनका ये क्वेश्चन है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 2022 पे इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही आया गया था, राइट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट तो है, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पूछा हुआ है कि शेड्यूल 6 में अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ऐड करोगे तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, हो सकता है स्टैंड बाय मोड में रखो। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये दोनों चीजें क्या एक साथ जा सकती है। इट मीन इनमें से एक तो रॉन्ग होना ही होना है, राइट। सो इन दोनों में से एक रॉन्ग होना ही होना है, कोई एक करेक्ट होगा। अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा, अगर ये करेक्ट है तो इनकरेक्ट ये होगा। ये दोनों चीजें आपने कंफ्यूज इसमें होना ही नहीं है, राइट। ये दोनों एक साथ इनकरेक्ट नहीं हो सकती, ये दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट। इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है कि सच ए प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, नो, दिस इज नॉट द इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज दिस, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। अगली बार हो सकता है वो आपसे पूछे कि शेड्यूल 6 में रखे गए प्लांट्स वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। या आपसे पूछ ले वो कि शेड्यूल 5 में जो वर्मिन है, वर्मिन की कैटेगरी में है जो आपके एनिमल्स रखे हुए हैं शेड्यूल 5 में जिन्हें आप हंट कर सकते हैं, दे दीज वर्मिन्स आर फॉर एग्जांपल कॉमन क्रो हो गया, राइट, कॉमन क्रो हो गया, एंड योर मैट्स हो गया, राइट, योर, राइट। इस तरीके के जो आपके एनिमल्स हैं, 4-5 एनिमल्स, वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं शेड्यूल 5 में कौन सा एनिमल है, शेड्यूल 6 में कौन से प्लांट्स हैं, राइट। नॉर्मली इसमें आप इन्वेजिव प्लांट ही रखते हैं, लेकिन मेन इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। सो अभी हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज भी करेंगे। इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इसलिए है क्योंकि वी आर प्रपोजिंग एन अमेंडमेंट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, यहाँ फिर से पूछा हुआ है कि इफ ए स्पीशी ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड अंडर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। डेफिनेटली इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, क्योंकि टाइगर भी है शेड्यूल 1 में। इट मीन्स वो आपसे ये पूछ रहा है कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल है। इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे ये जो यहाँ पे बेले मतलब बेकार में ये सारी बातें यहाँ पे कह दी गई है। वो आपसे पूछ रहा है शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल है, क्या आपको ये बात पता है। सिंपल, यहाँ पे वो फिर से वही बात बोल रहा है कि इनमें से कौन से एनिमल्स हंट नहीं किए जा सकते हैं अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ, राइट, एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। अगली बार वो आपसे ये स्टेटमेंट बना लेगा कि शेड्यूल 1 में अगर कोई एनिमल आता है तो दे कैन नॉट बी हंटेड एट ऑल, राइट। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग क्योंकि ये यूपीएससी ने ही खुद बता दिया है कि अंडर सम प्रोविजंस ऑफ लॉ, राइट। अगर पार्लियामेंट बोले, अगर पार्लियामेंट कोई कानून का प्रावधान रखे कि इफ सम एनिमल हैज बिकम अ प्रूवन, राइट, इफ देयर इज अ प्रूवन थ्रेट फ्रॉम सम एनिमल टू ह्यूमन लाइफ, तो उसे आप किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। सो otherwise they are protected, otherwise they cannot be killed. Ghadial, schedule 1, schedule 1, schedule 1, all three they cannot be killed. So schedule 1 clear, they schedule 1 is according highest protection to the animals. Schedule 2 के दो सब स्केड्यूल है, राइट, एक स्केड्यूल 2 का पार्ट 1, एक शेड्यूल 2 का पार्ट 2, राइट। पार्ट 1 में जो है लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, पार्ट 2 में ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। ये वो, राइट, वो फ्लिप कर सकता है। अभी जो शेड्यूल 2 की हमने बात करी, इसमें भी एनिमल्स ही प्रोटेक्टेड है। शेड्यूल 3 में आपके प्लांट प्रोटेक्टेड है,
राइट। और स्केड्यूल 4 में अनप्रोटेक्टेड एनिमल्स आपके रखे हुए हैं, स्केड्यूल 5 में आपके वर्मिन्स है, और स्केड्यूल 6 में वो प्लांट वेराइटीज है जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन। दिस इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। अभी जो हम नया चेंज ला रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इसमें हम 6 स्केड्यूल से इसे 4 स्केड्यूल में बदलने की बात कर रहे हैं। ये जो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। स्केड्यूल है ना, स्केड्यूल 1 स्केड्यूल 2 का एक ही स्केड्यूल बना दिया जाएगा। स्केड्यूल 2 में एनिमल नहीं अब प्लांट आएंगे। इट मीन्स ये जो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 में पहले एनिमल आया करते थे प्रोटेक्टेड एनिमल्स, वो अब एक ही फर्स्ट स्केड्यूल में आएंगे, सेकंड स्केड्यूल में प्लांट आएंगे, थर्ड स्केड्यूल में आपके राइट अनप्रोटेक्टेड एनिमल्स आएंगे, राइट, जिसे लिस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड स्केड्यूल 4 में आपका साइट्स के लिए एक अलग से अपेंडिक्स ऐड किया जा रहा है। सो ये बातें आपने याद रखनी है। एंड नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों राइट। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अगेन। एंड स्केड्यूल 5 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स द एनिमल प्रोटेक्टेड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एंड ऑफेंसेस अंडर दिस आर हाईएस्ट पेनल्टीज। नो, इसे जो है आप ये तो वर्मिन इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब जिन्हें मारा जा सकता है, सो इसे तो हटा दो। एंड यहाँ नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो ये आंसर में आएगा। स्केड्यूल 1 इंक्लूड्स द एनिमल्स विच मे बी हंटेड। नो, दे आर हाईली प्रोटेक्टेड, सो दे बोथ ऑफ देम दे आर नॉट करेक्ट। ये फिर से 2022 का क्वेश्चन था, इसी से पूछा गया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है किसी भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को डिक्लेयर करता है एज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड टू कैप्चर किलिंग। नो, राइट, एप्रीहेंशन नहीं, प्रूव होना चाहिए कि भैया ये एनिमल अब थ्रेट हो गया है एनिमल के लिए, ह्यूमंस के लिए, इसलिए इसे मार दिया जाए। सो 1 एंड 2 इज योर राइट आंसर। राइट, सो 2 तो करेक्ट है ही है, 1 करेक्ट है, ये हमने देख लिया। 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने आपको इसलिए बोला कि स्किप मत कीजिएगा जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि हमें ये तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। मतलब इंसान आम आदमी आपको बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये टर्टल वो टर्टल, मतलब फलाना टॉर्टोइज, ये स्पीशी वो स्पीशी, सब नहीं पढ़ना है। यूपीएससी कुछ ना कुछ जब भी वो आपसे स्पीशी पे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो उन्हीं स्पीशी से क्वेश्चन पूछेगा जो उन्होंने पहले पूछा हुआ है। ये सारी चीजें रिपीट हो रही होती है, राइट। आपका राइट, ये वाइल्ड बुफेलो बार बार रिपीट हुआ है, इंडियन वाइल्ड एस बार बार रिपीट हुआ है, ढोल या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग बार बार रिपीट हुआ है, राइट। घड़ियाल आपका बार बार रिपीट हुआ है, आपका स्टैग कश्मीरी स्टैग बार बार रिपीट हुआ है दाचिंगम नेशनल पार्क में जो आपको मिलेगा, राइट। सो आपके राइट, ये आपके कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार वो रिपीट कर रहा है, समझ गए बात को। सो कुछ एनिमल्स ही आपने नॉर्मली पढ़ने रख, जहाँ पे वो हैबिटेट रेंज के बारे में आपसे पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। सो उस एनिमल्स को आपने बहुत कुछ ही एनिमल्स आपने उनको पढ़ना है, राइट, ताकि आपको आइडिया रहे कि इंडियन वाइल्ड डेस कहाँ मिल रहा है, वाइल्ड वाटर बुफेलो कहाँ मिल रहा है। वो गूगली देगा, वो कुछ भी ऑप्शन में एक दूसरा डाल देगा, लेकिन आपकी ईज के लिए वो एलिमिनेशन के लिए इन ऑप्शंस को जरूर डालेगा। वो आपको राइट वन हॉर्न्ड राइनोज जरूर डालेगा, वो आपको बोलेगा कि सिर्फ राइनो सिर्फ इंडिया में पाया जा रहा है क्या, ऐसी स्टेटमेंट वो जरूर देगा। जैसे एक बार उसने पूछ भी लिया था कि इनमें से कौन कौन सी सिर्फ इंडिया में पाई जा रही है, ऐसी 2-3 स्टेटमेंट उसने दे दी थी। 2019 का ही ऐसा क्वेश्चन है। सो वो जो पीवाईक्यू में पूछी गई है वो स्पीशी ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है जब भी वो आपसे हैबिटेट के बारे में, इनके एक्सटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछे। तो याद रखना, वाइल्ड वाटर बुफेलो जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी की है, IUCN ने एंडेंजर्ड इसे डिक्लेयर कर रखा है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया इन दोनों जगह पे मिल रही है। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन इंडिया। और जो इंडियन वाइल्ड एस है, जो यहाँ पे ऑप्शन में था इंडियन वाइल्ड एस, ये जो है इंडियन वाइल्ड एस, ये आपको नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका एक रेगिस्तानी घोड़ा होता है, रेगिस्तानी घोड़ा गधा होता है, सॉरी घोड़ा नहीं गधा होता है। और ये आपको रन ऑफ कच्छ में ही आजकल देखने को मिलेगा। पहले ये इंडिया में, पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में हर जगह मिलता था, राइट। अब ये बचा हुआ है सिर्फ रन ऑफ कच्छ के एरिया में, गुजरात में। सो इम्पॉर्टेंट बात इस पे ऑलरेडी उसने पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ है। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में उसने स्टेटमेंटें ऐसी ही पूछी हुई थी कि वाइल्ड बुफेलो इज फाउंड ओनली इन इंडिया,
इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड ओनली इन इंडिया, डबल हेम्ड कैमल इज फाउंड ओनली इन इंडिया। मैं बता रहा हूँ 2019 में जब हम देखेंगे ये सारी चीजें वहां मिलेगी। वन हॉर्न्ड राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया। ऐसी 4 स्टेटमेंट उसने दी हुई थी। सो एक ही चीज वो बार बार रिपीट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बोले कि इज इट एंडेमिक टू इंडिया, नो इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया, राइट। Is it native to India only? No, it is not native to India only. It is not endemic to India only, क्योंकि अफगानिस्तान में भी पाया जाता था, पाकिस्तान वगैरह इन सारी चीजों में वो पाया जाता था। समझ गए बात को? एंडेमिक माने वो सिर्फ वहीं पे मिल रहा है, उसका नेचुरल हैबिटेट सिर्फ वहीं पे है, उसी जगह में। नो, ये नेचुरली आपको इन सारी जगहों में भी मिल रहा था। अब वहाँ हंटिंग होकर के ये मर गया, तो इसमें हमारी क्या गलती? एंडेमिक थोड़ी ना है ये, इंडिया में भी ये इन सारी ऑफ कोर्स आजकल ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जा रहा है, राइट। लेकिन अगर वो बोले एंडेमिक टू इंडिया, रॉन्ग। फाउंड ओनली इन इंडिया एज ऑफ नाउ, ट्रू, राइट। सो ये बातें आपने याद रखनी है। आई होप ये लेक्चर जो है आपको थोड़ी बहुत आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। ये एक बार पढ़ लेना गाइस, राइट। आई एम करंटली वर्किंग स्टैंड अलोन एंड मैं कोई भी फीस नहीं चार्ज करता हूँ अपने इनिशिएटिव के लिए। आई होप अगर मतलब थोड़ा बहुत आपको इससे सपोर्ट मिल रही है, सो यू कैन कंसिडर सपोर्टिंग मी। दिस इज नॉट ए मैंडेटरी फीस, राइट। regardless of whether you support me or not, these lectures will continue. uh, I will keep uploading these lectures, right, regardless of whether you are paying for it or not. But still, if you can afford, you can consider supporting me, right. So ये पढ़ लेना मन करे तो। आगे सिमिलर क्वेश्चन उसने पूछा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 2003 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, 2015 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। और यहाँ पूछा हुआ है कि whose permission is required for cultivation of any genetically modified crop such as BT cotton in India is under the ministry of दिस इज एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नो, इट इज अंडर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। GEAC इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये बातें याद रखनी है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने BT कॉटन इंट्रोड्यूस किया हुआ है। HT-BT कॉटन पे रेगुलेशंस, राइट, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाई गई है, इसे बैन किया गया है। और हम जो है GM रबड़ इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। हमने इसकी कल्टीवेशन शुरू कर दी है, नॉट कमर्शियल कल्टीवेशन, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आसाम में ये उगाया जा रहा है, जो कि आपके केरला के रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया हुआ है। और हम इस साल GM मस्टर्ड, जिसे हम धारा मस्टर्ड या फिर DMH11, ये मस्टर्ड भी देख रहे हैं, जिसमें आपको क्राइवन, सॉरी, आपको जो बार्नेज बार स्टार, ये जीन उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये सब चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग की इतनी है ना, ये सब चीजें न्यूज में है। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछेगा 28 तारीख को शाम को आकर के, राइट, यहाँ पे, राइट, आकर के कमेंट करना है इसी वीडियो में। इसे इस टाइम लाइक करके रखो। 28 तारीख को कमेंट करना जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई अभी इस मोमेंट में। GEAC हो गया, धारा मस्टर्ड हो गया, MN सॉर्ड हो गया, राइट, आपके GM रबड़ हो गया, राइट, GM BT कॉटन वगैरह हो गया। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं आई तो यहाँ पे कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। मना करो कि ये मैंने पढ़ाया नहीं है गाइज, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। जो इस साल 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एक बार जा करके, राइट, अगर उनका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रही है कई कुछ सारी चीजें, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वॉचिंग माय फ्री क्लासेज ऑन अनअकैडमी, जो मैंने ली हुई थी, राइट, रिकॉर्डेड है अभी भी। और उसकी सारी लिंक्स मैंने कंपाइल करके रखी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। यही सारी चीजें हमने वहां पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में भी पढ़ी थी। यही क्वेश्चन आपके 2022 में भी रिपीट हुआ है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रेफरेंस में। सो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन वो बना रहा है। और ये दीज आर इजीएस्ट क्वेश्चन, 1 घंटा दे दो और आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए अगर आपने रिवीजन करना है, 9 घंटे के गुरु, 9 घंटे की क्लासेज है, 2x में देख लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में आप कंप्लीट साइंस एंड टेक कवर कर दोगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, राइट। आप जो है कभी पछताओगे नहीं अगर आप वो लेक्चर्स देखोगे। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे
बोल रहा है कि एडवांटेजेस क्या है जीरो टिलेज एग्रीकल्चर की, मतलब आपने टिलेज नहीं करनी है। खुद सोचो, टिलेज नहीं करनी है, टिल नहीं करना है मिट्टी को, उसे खोदना नहीं है, सिंपल बात। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, हो सकता है, राइट, हो सकता है, स्टैंड बाय मोड में रखो। एंड विदाउट द नीड ऑफ एनी नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। ये बात तो एकदम सही है, हमने पढ़ा हुआ है कि आपका जो पैडी सीड्स है, राइट, जो आपके राइस के सीड्स हैं, उन्हें डायरेक्टली आप इसमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, अगर वो अगली बार बोले कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के इनमें से क्या क्या फायदे हैं, क्वेश्चन बोला पूछा हुआ था इस साल, तो इन्होंने पूछ लिया था सगुना राइस टेक्निक पे, क्वेश्चन आया था या नहीं? आई थिंक सगुना राइस टेक्निक या फिर सिस्टम ऑफ, यस, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे सेम क्वेश्चन आया हुआ था इस साल। सगुना नहीं आया हुआ था, अगले साल के लिए सगुना बन सकता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इस साल, सेम क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरीके का। आगे बोल रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, डेफिनेटली। अगर आप मिट्टी को खोदोगे नहीं, राइट, देखो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है बेसिकली, ये भी इसी तरीके का है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वगैरह और जीरो टिलेज एग्रीकल्चर एक ही चीज़ की, एक ही तरीके का है। मान लो ये आपका कोई खेत है और इसमें आपने ऑलरेडी राइस उगा के रखी हुई है, तो जैसे ही आपने ये राइस काटा, तो इस तने से ऊपर ही आप इसे काटोगे, राइट, इससे नीचे नहीं जाने दोगे। अब राइस की जो जड़ें हैं, ना तो आपने अब जहाँ से आपने फसल ले ली, जिसे आपने हार्वेस्ट कर दिया, उस खेत को आपने उसमें प्लफिंग नहीं की, हल नहीं चलाया उसमें, उसे वैसे ही बने रहने दिया, और ना तो आपने इसकी जड़ों को खोदा, राइट, ये मिट्टी भी वैसी ही रही। इट मीन्स मिट्टी के अंदर जो कार्बन कंटेंट था वो बाहर नहीं आया एनवायरनमेंट में, वो आपके एटमोसफियर में नहीं आया, राइट। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो हो रहा है। इंपॉर्टेंट तरीका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ये है कि आपने इन जड़ों को भी खोद के बाहर नहीं निकाला, वो इसी मिट्टी के अंदर जाकर के सड़ रही है, ये मिट्टी में आपके ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा रही है, समझ गए बात को। एंड आप जो है डायरेक्टली आगे फिर आप क्या करेंगे, जहां आपने ये राइस उगाया था ना, वहीं पे जब ये सड़ जाएगा, पिछला जो आपका मतलब पिछली राइस का जो आपका डंठल होगा, नीचे वाला जो तना होगा, जब ये आपका सड़ जाएगा, उसी स्पॉट में आप छोटा सा छेद करेंगे, एक नया राइस का दान उसमें, एक नया राइस का दाना उसमें डाल देंगे, और वो उग जाएगा, वो उग जाएगा, राइट। और वो उगेगा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी बहुत नरम है। मिट्टी नरम इसलिए है क्योंकि आपने जो है इसके अंदर जड़ें वैसी ही रहने दी, इसकी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी वैसी ही रही, है ना, आपने मिट्टी को ज़्यादा छेड़ा नहीं। इसके अंदर जो आपके राइट, जो आपके माइक्रोब्स थे, स्पेशली जो आपके बर्विंग, राइट, जो आपके बर्विंग माइक्रोब्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म ने इसके एरेशन का काम किया, राइट, एरेशन का काम किया, इसके अंदर एयर जाती रही तो मिट्टी आपकी नरम होती रही। सो दिस इज योर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। यही आपका आ गया सगुना एग्रीकल्चर भी, सगुना फार्मिंग, ये आपका महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। डी 1 to 3 इज योर आंसर, आप जाकर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो आई होप ये जो लेक्चर्स है थोड़ी बहुत आपकी वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे प्रिपरेशन में। कमेंट में ज़रूर बताइए, राइट, एंड टेक केयर, बाय।